हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एक नया टॉपिक जो है वो क्वांटम थ्योरी। हमने लास्ट बोर्स एटम थ्योरी पढ़ा था, तो बोर्स मॉडल में कुछ कमियां आ गई थी भाई। तो वो जो था उसकी कमियों को ओवरकम किसने किया है? क्वांटम थ्योरी ने। सो जो आज के टाइम पे जो लेटेस्ट थ्योरी है, जो जिस पे सारे एटम्स बेस हैं और जो मान्य हो गई है फाइनली, दैट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी। ठीक है। सो उस क्वांटम थ्योरी से के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो क्वांटम थ्योरी हमें क्या क्या चीजें बताएगी जो बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस थी। कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो लर्निंग आउटकम्स में मैंने लिख रखा है आज आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको एनर्जी लेवल्स पढ़ने हैं, एनर्जी के सब लेवल्स पढ़ने हैं, क्योंकि उसकी एक कमी थी भाई कि वो उसने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन नहीं किया था। तो हमें आज वो समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस में अलाइन करते हैं, एनर्जी लेवल्स में, और उसमें भी एनर्जी के सब लेवल्स भी होते हैं। ठीक है। उसकी थर्ड जो मैंने बोला था ना कि थर्ड डिसएडवांटेज है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमें उसके स्ट्रक्चर जो वो बता नहीं पाया था कि शेप क्या है भाई मॉलिक्यूल की, तो यानी हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप पढ़नी है। सो ऑल दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर with today's video. So let's start with our video. First thing is dual nature. डी ब्रोगली ने दिया है भाई, डी ब्रोगली थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। डी ब्रोगली ने ही डुअल नेचर एक्सप्लेन किया था। ही टोल्ड दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है इट एक्ट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है। सो यही डुअल नेचर है। और उसने जो है वेवलेंथ कैसे एक्सप्लेन की थी? वेवलेंथ को का फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, यहाँ पे दिखा रखा है। और इस इक्वेशन को ही हम बोलते हैं भाई डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशनशिप्स। तो इसमें लैम्डा वेवलेंथ और वेलोसिटी को इसने क्या कर दिया? इंटरलिंक कर दिया। यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द पार्टिकल है, और वी वेलोसिटी है, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है भाई। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि lambda is equal to h upon में mv, and it explain that electron behaves as wave as well as particle. नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में, जब हमने बोर्स मॉडल की डिसएडवांटेज पढ़ी थी उस टाइम पे। इसने बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका वेलोसिटी, या यूं कह सकते हो उसकी मोमेंटम जो है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमारा जो मॉडल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है भाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं भाई इसको। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने ही बोर्स मॉडल को रिप्लेस किया था, जो उसकी कमियां थी उसको ओवरकम किया था। तो बोर्स मॉडल ने जो था इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला था कि देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि वो कुछ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम मैकेनिकल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक वेव की फॉर्म में जो होते हैं वो स्प्रेड हो रखे होते हैं। ठीक है। यानी कि देखो अभी हमने एक बात की ना कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी क्या बोलती है भाई? क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। उसकी पोजीशन जो है वो एक वेव की नेचर में लाई करती है हमारे ऑर्बिटल में। ठीक है। उसको उसने नाम दिया था ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल में जितने स्पेस में वो वेव के फॉर्म में रहेगी ना, ऐसे उस रीजन ऑफ स्पेस को हम बोलेंगे साई से डिनोट करेंगे। तो साई या साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर हमें क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट स्पेशल रीजन, मतलब उस स्पेसिफिक रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो क्वांटम मैकेनिकल के अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई कि इलेक्ट्रॉन कैसे वेव की फॉर्म में एक स्पेस में रहते हैं, रीजन ऑफ स्पेस, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो एक नई टर्म यूज हुई, बोर ने ऑर्बिट बोला था, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ने ऑर्बिटल नाम दिया उनको। और जैसे बोर मॉडल में भी हर एक ऑर्बिट की उसने फिक्स्ड एनर्जी बताई थी, तो ऐसे ही यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, यानी फिक्स्ड होती है।
आगे देखो भाई, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका वेव बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए, हमने बोला ना इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है भाई, तो उसको वेव बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक वेव फंक्शन दिया गया, जो किसने दिया भाई, उसका नाम स्क्रोडिंगर्स जो था, एक साइंटिस्ट था, उसने वेव बिहेवियर को, इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेवियर को वेव फंक्शन से डिनोट किया, एंड उसको ही हम बोलते हैं स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन। तो स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन ये है भाई, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब ये एच क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर, ई एनर्जी, और साई हमारा वेव फंक्शन। देखो वेव फंक्शन अब समझ में आ गया। वेव फंक्शन तो हम उस वेव बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नाम दे दिया। एनर्जी आपको समझ में आती है। और एच ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर मैथमेटिकल टर्म है। जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो कि सम है, तो सम के लिए आप प्लस का निशान लगाते हो, तो दैट इज द ऑपरेटर ऑफ एडिशन। माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए आप माइनस का साइन लगाते हो, तो वो ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आप 11th-12th में अब आप पढ़ोगे ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो इनके जो ऑपरेटर होते हैं ना भाई, जो इनको ऑपरेट करते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऐसे ही वेव इक्वेशन को कौन ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, एच। तो एच यहाँ पे एक ऑपरेटर है। तो इस इक्वेशन से ही हम क्या निकालते हैं भाई, वेव फंक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं हम क्वांटम थ्योरी से हमारे पास आया क्या। जब हमने वेव इक्वेशन पढ़ी जो पीछे, एच साई इज इक्वल टू ई साई, उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस बनेंगे ना, उनके जो भी आप सॉल्व करोगे, उन सॉल्यूशंस से हमारे पास जो नंबर्स आए ना, उनको हमने नाम दिया क्वांटम नंबर्स। यानी क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या हुई, सॉल्यूशन टू द फंक्शंस यूज्ड टू सॉल्व द वेव इक्वेशन। यानी जो आपने पिछले वेव इक्वेशन पढ़ी, उसको सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन यूज हुए, उन फंक्शंस को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। और क्वांटम नंबर्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को नाम देने के लिए यूज हुए हैं। तो देखो ये 4 क्वांटम नंबर आपको पढ़ने हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। 2-3 नाम है भाई इसके। तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। तो इनके सिंबल देख लो भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो सिंबल है वो है एन, एंगुलर मोमेंटम का एल, स्मॉल एल है भाई, कैपिटल नहीं लिखने कभी, इनको सोचो कि ये तो वैसे ही लिख रखे हैं। इनके सिंबल हैं ये स्मॉल एन, स्मॉल एल, मैग्नेटिक का एम, और स्पिन क्वांटम नंबर का एम एस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमने एम एल लिख देते हैं छोटा, और स्पिन में एम एस लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। पॉसिबल वैल्यूज हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 4 पॉसिबल वैल्यूज दिखा रखी हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से जो डिनोट कर रहे हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम नंबर है एल, वो किसके बिहाफ पे होता है, जो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। यानी एन में से 1 माइनस किया तो 0, एन में से 2 माइनस किया तो 1, तो ये ऐसे निकलेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है एल, जो एल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी ना, वही यहाँ पे कैसे बताएंगे, -L, 0 टू +L तक वैल्यू। कैसे समझे, जो भी L की वैल्यू आई, जैसे मान लिया 2 वैल्यू, हम मानते हैं L की वैल्यू 2 है किसी एटम के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका m कैसे निकालेंगे भाई, -L बोला ना मैंने, तो -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद फिर बीच में 0, फिर 1, और फिर प्लस का 2, यानी -2 से लेके +2 तक जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये अभी आपको एक्सप्लेन होगा, समझेंगे। और स्पिन क्वांटम नंबर आगे पढ़ते हैं। बस अभी मैंने सिर्फ नाम बताया आपको कि 4 क्वांटम नंबर हमें पढ़ने हैं, ये चारों एन एल एम एल और एम एस, ठीक है। अब देखो क्वांटम नंबर्स क्या है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो क्वांटम थ्योरी है, उसने 4 क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब किया, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है एक एटम के अंदर। सो फर्स्ट वन हमें पढ़ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या बताता है भाई, साइज ऑफ द ऑर्बिटल को बताता है, ऑर्बिटल का कितना बड़ा साइज है। जैसे अगर ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू 2 है और एक ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू 1 है, तो जो 2 वाली वैल्यू है ना, जिसमें एन की वैल्यू 2 है, वो बड़ा साइज होगा एज कंपेयर टू जिसमें एन की वैल्यू 1 है। अगर मैं एन की वैल्यू 3 बोल दूं, तो 3 वाला जो है एन की वैल्यू 2 से बड़ा होगा। क्यों, बिकॉज दे हैव अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
यानी इसमें क्या बता रहा है ये कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा ना, यानी नजदीक होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, तो वो क्या करेगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, न्यूक्लियस के पास ओवरऑल कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो वो दोनों अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ जितना उसके पास होगा उतना ही उसको क्या करता है भाई, वो अट्रैक्ट करता है। और अगर आप एक चीज समझना, देखो जैसे ये आपका एटम है और सॉरी ये न्यूक्लियस, ये छोटा सा एक पॉइंट वाला न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये न्यूक्लियस इस सबसे पहले वाले जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर इसके ऊपर वाले लेवल की बात करें भाई, सेकंड लेवल यहाँ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, सेकंड लेवल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन पावर भी कम हो गया, मतलब उतनी पावर से वो उनको नहीं खींच पाएगा, और अगर नहीं खींच पाएगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। यानी n की वैल्यू जब 2 है तो वो साइज बड़ा, n की वैल्यू 1 है तो वो साइज छोटा। अब आ गया समझ में, यानी n हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमेशा क्या डिसाइड करता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, छोटा या बड़ा। अब देखो मेन लेवल कितने हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो 4 लेवल बताए इसने, 1 2 3 4, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फर्स्ट लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तीन में, थर्ड लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ लेवल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, इनको नाम देते हैं हम KLMN शेल्स। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। ये वही है भाई। बट लेवल के बाद भी हम आगे बात करते हैं सब लेवल्स की। लेवल में भी सब लेवल होते हैं, उनके भी अंदर लेवल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सब लेवल्स। तो हर एक मेन लेवल के कुछ सब लेवल्स होते हैं। जैसे जो फर्स्ट लेवल है ना, उसमें सब शेल होता है सिर्फ एस नाम का सब शेल होता है फर्स्ट शेल में। सेकंड शेल में 2 सब लेवल होते हैं भाई, सेकंड लेवल में 2 सब लेवल होंगे, एक एस होगा और एक पी होगा। थर्ड लेवल में हमारे पास 3 सब लेवल आ जाएंगे, एस पी एंड डी। फोर्थ लेवल में हमारे पास 4 सब लेवल आ जाएंगे, एस पी डी एंड एफ सब लेवल्स। तो ये 4 लेवल और 4 सब लेवल आपको समझ में आ गए, एस पी डी और एफ 4 सब शेल होते हैं भाई, ये सब लेवल्स भी बोल सकते हैं उनको। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कैसे बढ़ती जाएगी, एस की एनर्जी सबसे कम, पी की एनर्जी उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, और अगर यहाँ एक एरो लगा के एफ लिख दे तो एफ की उससे भी ज्यादा। क्योंकि अभी बात की थी जो 1 लेवल है वो न्यूक्लियस के नजदीक है तो उसकी एनर्जी क्या हो गई भाई, कम होगी, और जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। सेकेंड क्वांटम नंबर की बात करते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये जो है डिनोट किससे किया था हमने, एल से, और एल की वैल्यू जो होता है 0 1 2 3 अप टू n-1 तक हो सकती है भाई। इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी नाम दिया गया है। ये क्या बताता है, जैसे पहले वाले ने क्या बताया, साइज, सेकंड क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप कैसी होगी। ठीक है, देखो अगर मैं एल की वैल्यू 0 बोलती हूँ, और एल की वैल्यू 0 भी कैसे आएगी भाई, जो एल की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, n-1 से निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ फोर्थ लेवल मतलब n की वैल्यू 4, अब मैं n की वैल्यू 4 में आपसे यूं पूछूं l निकालो, तो l कैसे निकालोगे, n-1 कर देना, 4 में से एक गया तो कितने हो गए, 3 हो गए भाई। तो ऐसे l की वैल्यू 0 1 2 3 आ सकते हैं। जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू बताओ कितनी होगी, n 1 है तो हम l कैसे निकालेंगे, n में से एक घटा के, n-1, 1-1 मतलब 0, l की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब n लेवल 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है भाई, तो l कितना होगा बताओ, 2 में से एक गया 1, l की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो उस हिसाब से शेप देखो कैसे होती है, जब l की वैल्यू 0 निकल के आएगी तो उसकी शेप होगी s ऑर्बिटल्स की,
जब एल की वैल्यू 1 होगी तो उसकी शेप होगी पी ऑर्बिटल्स की, जब एल की वैल्यू 2 होगी तो उसकी शेप होगी डी ऑर्बिटल्स की, और एल की वैल्यू 3 पे एफ ऑर्बिटल्स। और जो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है, पी ऑर्बिटल की कैसी है, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखोगे कि एस कैसा दिखता है। स्फेरिकल शेप होता है एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसा दिखता है शेप में, डंबल शेप होता है। डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। तो वो शेप अभी आप अगली स्लाइड्स में देखोगे, पर इतना कंफर्म है कि एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है भाई, हमारा शेप ऑफ द ऑर्बिटल। आ गया समझ में। और उन जो ये आया ना भाई, एल की वैल्यू 0 1 2 3, इनको हम क्या बोलते हैं, सब शेल्स भी बोलते हैं, सब लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये चीज कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई और l की वैल्यू आ गई, तो हमने बात की थी m की वैल्यू कैसे निकलती है, माइनस, देखो यहाँ मेरा एरो कर्सर देखना भाई, माइनस l से लेके प्लस l तक होती है और बीच में 0 भी होता है। l की वैल्यू जैसे देखो पिछले उसमें मैं मान के चलती हूँ, मैंने ये ले लिया, देखो l इज इक्वल टू 1 ले लिया भाई। ठीक है, तो अब मुझे m की वैल्यू बताओ क्या होगी, माइनस l होता है तो -1, -1 के बाद 0 और प्लस एल का मतलब +1। तो L इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास ml की वैल्यू कितनी आई, 3 वैल्यू आई, -1 0 +1। और ये फॉर्मूला भी दे रखा है, देखो कैसे निकालते हैं, 2l + 1, जितने l है ना वो वैल्यू टेक दो भाई इसकी, तो इससे आपको यूं पता चल जाएगा कि टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने निकले। अभी L 1 के लिए निकाला था ना हमने, तो 1 के लिए एक बार इसमें 1 रख के देखो, L की वैल्यू देखो, यहाँ मेरे कर्सर पे ध्यान देना, 2 × 1 यानी 2 और +1 यानी 3, 3 वैल्यूज बता रहा है ये। और यहाँ कितनी वैल्यू थी, -1 0 और 1, 3 ही थी ना, यानी समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं L की वैल्यू 2 है भाई हमारे पास, जैसे ये पिछले वाले में ये थी ना L 2, तो इस L की 2 के लिए ML निकालो। तो पहले तो यहीं पे L की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2 यानी 4 + 1, टोटल कितनी आई 5। अब वो 5 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी बताओ, -2 -1 0 +1 और +2। आगे समझ में, 2 के लिए ये 5 वैल्यूज बनेंगी भाई। ऐसे ही 3 के लिए कौन कौन सी बनेंगी, 7 बनेंगी 3 के लिए। 2l + 1 में रख के देखो, 3 दूनी 6 + 1 7 बनी, कैसे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 वैल्यूज बनी। आ गया समझ में ये। अब नेक्स्ट देखो स्पिन क्वांटम नंबर, ये बहुत सिंपल है। स्पिन क्वांटम नंबर ms से डिनोट करते हैं। और स्पिन क्या होता है भाई, अभी मैं अगली, देखो मैं एक स्लाइड में आपको पहले स्पिन दिखाई देती हूँ। देखो ये है स्पिन। स्पिन का मतलब है वो कैसे रोटेट हो रहा है। स्पिन समझते हो, एक उंगली है, जैसे ये आप लट्टू देखा होगा, वो स्पिन करता है, ऐसे घूमता है ना, वो स्पिनिंग होती है। तो स्पिन, इलेक्ट्रॉन के पास खुद की क्या होती है भाई, स्पिनिंग होती है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी क्या करता है, घूमता है ऐसे। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमता है, तो उसको हम बोल देते हैं +1/2 या अल्फा से डिनोट कर देते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, जैसे ये रहा, तो इसको बोल देंगे -1/2 या फिर इसको बोल देंगे बीटा। तो स्पिन क्वांटम नंबर अब समझ में आ गया। ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस पे क्या ओरिएंटेशन है। पिछले वाला मैग्नेटिक मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, ओरिएंटेशन ही बता रहा था ना, बट वो ओरिएंटेशन क्या किसकी बता रहा था, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, कि वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है, यानी वो तो स्पेस के अंदर डायरेक्शन बता रहा था। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस पे क्या ओरिएंटेशन है, अपने एक्सिस पे, ऐसे डायरेक्शनली नहीं, अपने खुद के एक्सिस पे क्या उसकी डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में होती है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, उसको ही हम अप और डाउन बोलते हैं भाई। ठीक है, और ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये मैंने अगली स्लाइड में भी समझा रखा है, चलो वहीं बात करते हैं इसकी। ये आ गया समझ में ये वाली स्लाइड।
अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे मतलब अरेंज करते हैं। बोर्स मॉडल की जो लिमिटेशन थी कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था इलेक्ट्रॉन्स एटम में कैसे अरेंज होते हैं, तो वो क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। तो हम वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं अभी यहाँ पे, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं भाई इसको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन एन एटम। कैसे होगा एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन हो गई, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स आर ऑक्यूपाइड, यही बोलते हैं कन्फिग्रेशन। इसको नोटेशन, इसको लिखते कैसे हैं? नोटेशन मतलब इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे देखो 1s2 ऐसे लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें क्या है, जो ये 1 है ना, ये तो आपको बताएगा शेल, ये जो s बता रखा है ये बताएगा आपको सब शेल, और ये जो जितने यहाँ लिखे होंगे ना, ये नंबर लिखा होगा, ये बताएगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2p3, ध्यान से देखना 2p3, तो 2 क्या बताएगा आपको कि दूसरा शेल है वो। p क्या बताएगा आपको कि p सब शेल में दूसरा शेल है, दूसरे शेल में p सब शेल है। और 3 बोला तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस शेल में? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। आगे समझ में? तो ऐसे हम इसको लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रखे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा भाई? 1s1 में, पहले शेल में, s ऑर्बिटल में, यानी s सब शेल में, और एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका एक फर्स्ट शेल में, s सब शेल में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई s ऑर्बिटल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे k शेल में हमने बात की थी कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, n की वैल्यू जब 1 होती है तो s ऑर्बिटल बनता है ना, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम सिर्फ 2 भरे जा सकते हैं। तो 1s2 2 तो भर दिए, लेकिन अभी जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रह गया वो कहाँ गया? 2s में गया भाई। ये अभी हम बात करेंगे, अभी डरना मत कि यार ये 1s 2s क्या आ गए, ये वो प्रिंसिपल समझाएगा आपको कैसे कैसे हमें भरने होते हैं। बस आप यहाँ पे ये देखो कि नोटेशन मतलब डिनोट कैसे करते हैं हम इसको, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से करते हैं। पहले उसका शेल लिखा जाता है, फिर उसका सब शेल, और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आ गया भाई हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे फिल होंगे। जो अभी बात की कि 1s में गया, 2s में गया, 2p में गया, तो ये किसने एक्सप्लेन किया? अफबाउ प्रिंसिपल ने। अफबाउ प्रिंसिपल डील करता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप होंगे। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है भाई कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं, उसका एक ऑर्डर है। और वो ऑर्डर किसके ऊपर बेस है भाई? जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी, जिस ऑर्बिटल में मैक्सिमम एनर्जी होगी ना, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, पहले लोअर एनर्जीज में जाएगा। आ गई बात समझ में भाई? जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कहाँ फिल होगा? पहले लोवेस्ट एनर्जी में, फिर उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी, फिर बाद में उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा। आ गया समझ में? इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोवेस्ट एनर्जी अवेलेबल टू देम एंड देन एंटर टू द हायर एनर्जी। यही बात मैंने बोली, पहले लोअर में जाएगा उसके बाद हायर में जाएगा। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये आपको याद रखना है भाई, ये रटना पड़ेगा कि कैसे पहले 1s में भरा जाता है। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की, 2p के बाद 3s की, 3s के बाद 3p की, 3p के बाद 4s की, 4s के बाद 3d की। यहाँ एक्सेप्शन है देखो, 3p के बाद 3d आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। ये एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 3d की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा होती है, इसलिए पहले 4s भरा गया। हमने बात की पहले एनर्जी जिसकी कम होगी उसको पहले भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s। और ये कैसे निकाले हैं भाई? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है कि भाई 1s की लोएस्ट एनर्जी है, कैसे पता चला हमें? तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है भाई। देखो ये मैंने एक और अरेंजमेंट बिल्कुल जो पहले था ना वही दिखा रखा है। वो प्रिंसिपल में पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, एरो देखते चलना। फिर 3s के बाद किसका नंबर आया? 3p, फिर 4s का नंबर आया, फिर आया भाई 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s। ये आपको याद रखने हैं भाई ये ऑर्डर। नेक्स्ट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो अभी पीछे आया था, तो मैंने बोला था कि अगली स्लाइड में समझाएंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 4 क्वांटम नंबर पढ़े हमने,
और 4 क्वांटम नंबर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक सेट में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक की स्पिन अप होगी, दूसरे की स्पिन डाउन होगी। तो वो बोल रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है ना, उसके कभी भी सारे के सारे जो क्वांटम नंबर्स का जो सेट है ना, वो सेम नहीं हो सकता। चाहे एक में भी फर्क हो लेकिन मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया कि 1s2, 1s2 का मतलब था 1 शेल में s सब शेल और 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, देखो अब आप हम इन 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की बात करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स में पहले इलेक्ट्रॉन का n बताओ कितना होगा। n 1 शेल जो दिखाता है वो n होता है, तो 1 हुआ। दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा भाई, n 1 होगा। भाई ये तो सेम हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर l की। l जो होता है s सब शेल के लिए कितना होता है, 0। तो भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी l 0, सेकंड के लिए भी 0। भाई ये भी सेम हो गए। चलो थर्ड क्वांटम नंबर शायद अलग हो, चलो देखते हैं। थर्ड ml होता है। ml किस पे डिपेंड करता है, l के ऊपर। इस इलेक्ट्रॉन का l 0 था, इस इलेक्ट्रॉन का भी l 0 था। दोनों इलेक्ट्रॉन का l 0, तो दोनों की ml वैल्यूज भी क्या होंगी, सेम होंगी। भाई 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, लेकिन पोलिस तो कह रहा था कि भाई चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। यानी अब तो चौथा ही क्वांटम नंबर रह गया, जो है स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहेगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या क्लॉकवाइज होगी, तो जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन डाउनवर्ड होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये फिक्स है भाई। इस दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है अलग मिलेगा पहले वाले से। यानी चारों के चारों क्वांटम नंबर तो सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन्स के। ये पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बोला भाई। आ गया समझ में। अब हम देखते हैं, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में अकोमोडेट कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, 2n² रूल। 2n² का मतलब है n की वैल्यू मतलब इसमें रखते चलो और फिर आप निकालते चलो। तो अब देखो मैंने अभी बोला था s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, वो इस फॉर्मूले से रहते हैं। आप रख के देखो, n की वैल्यू 1 रखो। आप 1 रखा, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 2। यानी एस सब शेल में, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है भाई, मान लिया 2p में पूछते हम, 2p, तो n की वैल्यू कितनी है, 2। 2 का स्क्वायर किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8। यानी p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, 8। और वो 8 भी कैसे आएंगे, 2 तो जाएंगे s ऑर्बिटल में, 6 कहाँ जाएंगे p में। अभी आपको तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, p ऑर्बिटल में कितने गए भाई, टोटल तो 6 गए। लेकिन जो सब शेल था ना, सेकंड शेल था, सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए, 8 इलेक्ट्रॉन गए। हमने पीछे बात की थी, देखो यहाँ पे ये रहा सेकंड जो लेवल था, उसमें दो सब लेवल बन रहे थे ना, s और p, 2 लेवल बने थे। तो अभी हमने सेकंड लेवल में निकाला 2n² से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 s में जाएंगे और बाकी के 6 कहाँ जाएंगे, p में जाएंगे। इससे फिक्स पता चलेगा p ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है टोटल, मैक्सिमम 6। 6 से कम तो ले सकता है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर मैं थर्ड लेवल की बात करूँ, 2n² में 3 को रखो भाई, n का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड लेवल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18। s में कितने जाते हैं, 2। p में कितने जाते हैं, 6। कितने हो गए, 8। तो d में कितने बच गए, मैथ लगाओ, 10। यानी d ऑर्बिटल में या d सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 10 जा सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं जा सकते। आगे समझ में। नेक्स्ट है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल कहता है जब तक कि एक लेवल पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए ना सारे लेवल्स में, तो तब तक आप उनको पेयर नहीं कर सकते। कैसे,
इट स्टेट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, एक सेम सबशेल में जब तक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, जब तक कि हर एक ईच ऑर्बिटल ऑफ सबशेल गेट वन इलेक्ट्रॉन, यानी सिंगली ऑक्यूपाइड। जो एक ऑर्बिटल था, मैंने इसमें क्या बोला था, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले नहीं भरे जाएंगे, पहले उसमें एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब एक ही सब शेल के सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो आके पेयर होगा भाई, ये हुंस रूल कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं भाई शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप भी एक्सप्लेन नहीं की थी बोर्स मॉडल ने। तो बोर्स मॉडल से शेप कैसे पता चली भाई, प्रोबेबिलिटी से। क्वांटम थ्योरी बोलती है कि वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कहीं पे, और उसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, साई पढ़ा था, साई का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो जहां साई स्क्वायर होगा ना, वो चीज आपको प्रोबेबिलिटी बताएगी उस पॉइंट पे कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 1s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास सब कुछ मिलेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो घटती जाएगी। यानी अगर आप बात करो 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियस के पास मिलेगा। 2s ऑर्बिटल में अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पहले डिक्रीज होगा 0 तक और उसके बाद फिर इंक्रीज होगा। और देखो, मैं आपको ऑर्बिटल्स की शेप ही दिखा देती हूँ। देखो 1s है, ये जो ऐसे ये ऊपर ऐसे शेप दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये शेप कैसे बनी भाई, हमने ये शेप बोला 1s का कैसे बनी। यहाँ पे ना साई मिला आपको, साई स्क्वायर मिला, यानी यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी मिली कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिएंट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन को हमने बोल दिया प्रोबेबिलिटी, या साई बोल दिया, वेव फंक्शन बोल दिया उसको। तो ये जो साई स्क्वायर की वैल्यू है उससे ही हमें 1s की शेप पता चली कि इस तरह का शेप होगा, और ये भी पता चला कि ये न्यूक्लियस के पास है। 2s की देखो, पहले क्या बोल रहा था, 0, पहले तो 0 जाएगा और उसके बाद एकदम से इंक्रीज होगा। 2p में देखो ऐसे शेप मिलती है, 3d में एक बार ऐसे, फिर ये यहाँ 0 पे जाके फिर से सडन इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे देखने हैं भाई, इस तरह की शेप्स होती हैं, ये ज्यादा इसमें मतलब ये मत सोचना कि पता नहीं ये क्या ही शेप आ गई, इतना कुछ नहीं समझना है आपको, पेपर में ना पूछा जाता है। एस ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है, स्फेरिकल क्लाउड बोलते हैं। पी ऑर्बिटल्स की देखो ऐसे डंबल शेप होती है, ऐसे डंबल आपने देखा होगा ना, जो डंबल आप जिससे ये करते हो उसकी शेप की तरह है। ये हो गया पी एक्स, ये ऐसे हो गया पी वाई, और ये हो गया जेड एक्सिस में पी जेड। तो पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। एस ऑर्बिटल कितना होता है, 1, और उसी का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। डी मैंने अभी बात नहीं की क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं भाई कुछ और टर्म्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हमने बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक टर्म रह गई थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब सारे भरे गए भाई शेल, ठीक है। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सबसे आखिरी वाले शेल में, उनको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। और वो लास्ट वाले ही जो होते हैं ना, वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूरी पे हो गए न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस और उसके बीच में अट्रैक्शन पावर क्या हो गई, कम हो गई। वो उनको बाउंड नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते तो वो क्या है, थोड़े से फ्रीली मूव हो सकते हैं, मतलब वो उन पे न्यूक्लियस की पाबंदी नहीं है, आप ये कह सकते हो। तो वो फ्री बाउंड है भाई, आई मीन फ्रीली मूव कर सकते हैं वो। और अगर वो फ्री हैं तो जो बॉन्डिंग होती है ना मॉलिक्यूल्स में, बॉन्ड बनते हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कौन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कभी भी न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं करता, कौन करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाते हैं भाई, ठीक है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अगर किसी की चेंज होती हैं तो वो भी किसकी वजह से होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होती हैं। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट
ग्रुप है हमारा एल्कली मेटल्स का, तो उनमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन सब में एक एक होता है। जैसे लिथियम में भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी, पोटेशियम में भी, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो भाई वो सारे के सारे एक ग्रुप में रखे हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू दैट वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसी होती है। ये लाइन समझ में आई? सब में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसीलिए उनको एक ग्रुप में डाला हुआ है। तो जब आप जो थर्ड चैप्टर पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, अब पीरियोडिक टेबल आपने वैसे 9th में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी है, बल्कि पीरियोडिक टेबल तो पूरा चैप्टर आया था आपका। तो अब पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा जो भी ग्रुपिंग हुई थी ना, वो किसके बिहाफ पे हुई थी? केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे हुई थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे हुई थी। कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते, तो हम यूं कह सकते हैं जिनमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। इस हिसाब से हमारे क्या बने थे भाई? 18 ग्रुप बने हुए थे, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी 10th में हम बात कर चुके हैं, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है भाई? स्टेबल होता है। ये फिक्स कर रखा है हमने, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 8 ही क्यों है, ये फिक्स है भाई कि 8 इलेक्ट्रॉन पे वो एलिमेंट या वो एटम क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। 8, अगर 8 में से एक भी कम है, 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट, जैसे क्लोरीन फैमिली, हेलोजन फैमिली में क्लोरीन के पास, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिर में। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं भाई? एक इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लेके और अपना कॉन्फ़िगरेशन कैसा करना चाहते हैं? वो स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी सबको चाहिए भाई। इस संसार में जो भी कोई जीव है या एटम्स हैं, कुछ भी है, सभी को क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी चाहिए होती है। हर एक जीव जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में, तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो दैट्स वाई वो भी कोशिश करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करें, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करें, लेकिन आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ले लें। अगर 8 बन गए तो वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ के कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा रखे हैं। देखो, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम को कैसे भरेंगे? 1s2। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 को कैसे भरेंगे? देखो, हमने अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भर रखे हैं भाई। ये 1s, उसके 1s में 2 ले सकते हैं, 2 भर दिए। 1s के बाद 2s का नंबर था, तो 2s में भी कितने भर सकते हैं? s ऑर्बिटल में 2 ही भर सकते हैं, तो 2 भर दिए। 2s के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन आता है? 2p आता है। तो 2p में मैंने बताया था p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमने 6 भर दिए। अगर एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता 2p के बाद, तो वो कहाँ जाता? 3s में जाता। जैसे इसमें देखो, आर्गन में देखो, 1s 2s 2p तक भर दिए, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच गए, 18 थे। यहाँ तक कितने भरे गए? 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए। 10 के बाद अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 3s में भरेगा। पहले 3s में कितने जाएंगे? 2 ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा ले नहीं सकता बेचारा, तो 2 भर दिए भाई। अभी भी बच गए 6, तो 6 कहाँ जाएंगे? 3p में। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही क्रिप्टॉन 36 है, जो ये सारे जो लिख रखे हैं ना, ये नोबल गैसेज हैं। 18वां ग्रुप के हैं ये एलिमेंट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। जिनोन यहाँ लिख नहीं रखा, 54 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका। क्रिप्टॉन में देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन भरे गए थे जैसे आर्गन में। अभी भी कितने बच गए? 18 दूनी 36, यानी अभी भी 18 इलेक्ट्रॉन बच रहे हमारे। तो 4s में 2 भर दिए भाई। 3d में d जो ऑर्बिटल होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो d में 10 गए। d के बाद 4p में 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 4p में गए। ये जो ऑर्बिटल हमने लिख रखे हैं ना, 1s के बाद 2s, 2p, 3s, ये क्यों लिख रखा है ऐसे? अब वो प्रिंसिपल ने बताया था ऐसे ये ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे एक दो और लिख रखे हैं, वो तो पीछे तो थे भाई सारे अपने 18 ग्रुप। यहाँ मैंने कुछ एक दो और दिखा रखे हैं, जैसे नाइट्रोजन का देखो। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो 1s में 2 गए, 2s में 2 गए और 2p में 3 गए। और ये देखो ऑर्बिटल्स की शेप भी दिखा रखी है। 1s सबसे लोवेस्ट, सबसे कम एनर्जी, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए। फिर 2s में 2 और फिर 2p में 1 2 3। यहाँ क्या हो रखी है? पेयरिंग। तो अब मैं अगर आपको हुंस रूल यहाँ समझाऊं, देखो यहाँ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता था? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो देखो, इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार ऑक्सीजन का लगा के देखो।
ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p4 भरे गए भाई। अब देखो 1s में पहले ये वाली एरो से एक इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद दूसरा जो ये दिखा रखा है ना, ये पहले नहीं भरा गया, ये बाद में आएगा। अब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में जाएगा। 2s के बाद कहाँ जाएगा भाई? वो 2p में जाएगा। तो मतलब इसमें क्या मतलब, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स दिखा रखे हैं इसमें, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का। यानी ये जो अहबो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग बता रखा है यहाँ पे। 1s2 2s2 इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p5 चला गया भाई। नियोन में 1s2 2s2 2p6 चला गया, क्योंकि ये तो हमने पहले पढ़ाई है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कुछ और के दिखा रखे हैं, आप एक बार इसको वीडियो में देख लेना। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s में चला गया। हीलियम के पास 2 हैं, 1s 2 में चले गए। लिथियम के पास 3 है, 1s में 2 चले गए, एक 2s में चला गया। सोडियम 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए? 2 2 4 और 6 10 और एक 11 3s में। ऑक्सीजन का 8 अभी पड़ा, क्रोमियम का पड़ा भाई। क्रोमियम में होते हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भर रखे हैं। तो आप ऐसे भर दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्डर में भरे जाते हैं। वो किसने दिया था? अहबो ने दिया था, और वो ये स्पेसिफिक ऑर्डर यहाँ लिख रखा है। अब कुछ एक्सेप्शन है भाई, जो हमने अभी ये वाला ऑर्डर पढ़ा है ना, ये 1s 2s 2p, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन है भाई। देखो और भी हैं बहुत सारे एलिमेंट्स के, बट तुम्हारे सिलेबस में अभी सिर्फ 2 ही समझा रखे हैं, तो हम 2 की बात करेंगे। हायर क्लास में आप और आगे भी पढ़ोगे भाई, 12th में ही पढ़ लोगे एक्सेप्शन तो, पर 11th में आपके क्रोमियम और कॉपर समझा रखे। क्रोमियम अभी बताया मैंने 24 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखो 24 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसका कैसे भरते हैं? 1s में 2, 2s में 2, 2p में, 3s में, 3p में, 3d में और 4s में। उसके बाद आप यूं देखो, ये हो गए 2 2 4 6 10 2 12 और 18, 18 और 4 20, 20 और 2 22। एक सेकंड भाई, ये कैसे भर दिया इसने? 6 2 8 2 10, 10 तो यहाँ तक हो गए। 6 और 2 8, 18। अच्छा हाँ ठीक है, 18 और 4 22, 22 और 2 24। ये 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना क्रोमियम में, तो 24 भर रखे हैं, ठीक है। अब आप एक देखो, होना तो ऐसे चाहिए था, 3D 4s में 2 गए और 3D में 4 आए। ये लिखने का तरीका 3D पहले लिख रखा है, लेकिन अगर आप पीछे देखो तो देखो 4s में पहले है। देखो 4s में पहले भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 3D में बाद में जाते हैं। आगे समझ में? तो अब क्या है, होना तो ये ऑर्डर चाहिए, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर ये होता है भाई। देखो इसका 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। अंतर कहाँ आया? डिफरेंस यहाँ आया भाई। देखो 3d 5 और 4s 1 में। होना तो चाहिए था 3d 4, लेकिन हो गया क्या? 3d 5। होना तो चाहिए था 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए क्या? 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ? पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 4s में भरे जाने थे, लेकिन उसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, और बाकी जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पहुंच गया? 3d में चला गया। इसका कारण क्या था? ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये जो d में 5 इलेक्ट्रॉन गए ना, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो पांचों में एक 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 चला गया ना, तो इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। पूरा का पूरा हाफ फिल्ड हो गया, पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इससे स्टेबिलिटी आ गई उसमें। इसीलिए ये एक्सेप्शन है, इसीलिए ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ना जाके कहाँ चला गया भाई? 3d में चला गया। और सेम ऐसे ही कॉपर का देखोगे, कॉपर होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स, तो 29 के अकॉर्डिंग ये कन्फिग्रेशन इसमें होना चाहिए था कि भाई 4s में 2 जाएं और 3d में 9 जाएं। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में कन्फिग्रेशन ये होता है, 3d में 10 चले जाते हैं और 4s में 1 होता है। अब यहाँ पे भी सेम केस भाई, 4s से उठ के एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3d में। अब की बार ये क्या हुआ, 3d का 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 के 10 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में 2 2 2 2 करके 10 भरे गए। इसको बोलते हैं ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। जो फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये दोनों एक्सेप्शन क्यों आए? ड्यू टू हाफ फिल्ड और ड्यू टू फुल फिल्ड। इसीलिए 4s का इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जा रहे हैं? इनमें 3d ऑर्बिटल में जा रहे हैं। ये आ गया समझ में?
अब अगर मैं हुंस रूल अगर आपको नहीं समझ में आया था, रुको मैं एक सेकंड हुंस रूल आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो हुंस रूल में क्या कहता है कि भाई पहले ना 1s भरा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी में जाएगा, पहले इसी में ही पेयरिंग होगी। यहाँ चला गया 1s में पूरा पेयर, उसके बाद अब इसमें और नहीं आ सकता। अब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में। अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन गया, अब ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन उठ के 2p में चला जाएगा, नहीं, पहले पेयरिंग कहाँ होगी भाई? 2s में पेयरिंग होगी। जब 2s पूरा फिल हो जाएगा, एक सब शेल पूरा फिल हो जाएगा, तभी वो कहाँ जाएगा? अदर सब शेल में। अब देखो यहाँ था 2p में 3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, बाकी 3 भरने हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल में आ जाए, नहीं। क्यों? पहले बोलता है कि पहले तीनों एक सब शेल में तीनों ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल हैं उनको सिंगली फिल्ड होना पड़ेगा। तो एक 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 तीनों को सिंगल फिल करके, अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता ना कहीं पे, जैसे देखो ये आ रखा है, चौथा इलेक्ट्रॉन है इसमें, पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन एक 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 भरने के बाद कहाँ जाएगा? पेयर होगा भाई, यहाँ पे पेयरिंग होगा। आ गया समझ? अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते, देखो इसमें है, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन अब यहाँ फुलफिल्ड होगा। आ गया समझ? जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ऐसे होगा। यानी ये ऑर्बिटल कैसे भरे जाएंगे? पहले सारे सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, फिर उसके बाद पेयर होंगे भाई। पेयरिंग समझ रहे हो ना? उसके बाद जोड़े बनेंगे। पहले सारों को अलग अलग एक एक करना पड़ेगा, और उसके बाद उनके जोड़े बनने शुरू होंगे जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। अगर अवेलेबल ही नहीं है तो भाई कैसे पेयर कर दोगे? अगर हैं तो आप उनको पेयर करोगे। तो ये होन्स रूल कहलाता है। तो ये जो है भाई, ये चैप्टर जो है यहाँ पे लास्ट टॉपिक था भाई, ये क्रोमियम और कॉपर वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है वो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर मैंने मैक्सिमम टॉपिक आपको जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि देखो आई थिंक शायद 40 से 45 स्लाइड पहले वाली उसमें थी, और 30 के लगभग अभी ये स्लाइड है। तो इसमें मैंने पूरा चैप्टर जो है कवर करने की कोशिश की है। अभी भी अगर कोई एक आधा छोटा मोटा टॉपिक रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको इस वीडियो में भी कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वो भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। और भाई जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच।